मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी बजने से पहले पार्टियां हर तरह से तैयार हो रही हैं, चाहे वो विधानसभाओं में जनता से कनेक्ट की बात हो या फिर सत्ता और संगठन से जुड़ी तैयारी। अमित शाह के दौरों के बाद बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुकी है। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी 3 दिनों के एमपी दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव समितियों और कमेटियों की कमान जल्द ही प्रदेश के नेताओं को सौंपी जानी है, तो वहीं प्रदेश के दिग्गज चेहरों को भी अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसके अलावा विजय संकल्प अभियान और रैलियों को भी बीजेपी जल्द ही अमली जामा पहनाने की कोशिश में है, ताकि समय रहते प्रदेश के हर एक कोने तक जनता के बीच पहुंचा जा सके। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव जी हैं, तो इनके निरंतर प्रवास और बैठकें रहेंगी और कल से उनकी दूसरा जो आगमन है, उनको नए दायित्व जो मिला है उसके उपरांत है और चुनाव की कसावट प्रारंभ हो गई है। सब लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं और जो 51% का लक्ष्य है, 200 पार का जो नारा है, वो दोनों अब मूर्त रूप लेने वाला है। दिल्ली हो या भोपाल, हम सब एक यूनिट है माननीय मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में, और हमारे जो अन्य सामूहिक नेतृत्व है उन सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। सबकी सामूहिकता इसमें रहेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के साथ चुनावी आगाज होगा और पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे को इमोशनल कनेक्ट करने के लिए बीजेपी थीम सॉन्ग्स और प्रमोशनल वीडियोस कैंपेन भी लॉन्च करेगी। यानी हर मोर्चे पर बीजेपी अपनी तैयारी को फाइनल टच देती दिख रही है। बात कांग्रेस की करें तो यहां भी दिल्ली आला कमान से ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो एमपी कांग्रेस की टीम उसे जमीन पर उतारने में जी जान से लगी है। तो साथ ही बीजेपी के प्रभारियों को लेकर तंज कसने से भी नहीं चूक रही है। मुझे मालूम पड़ा है कि 2 महान केंद्र के नेता वैष्णव जी और भूपेंद्र यादव जी, ये दोनों यहाँ पे अपना डेरा जमाएंगे। संयोग से दोनों कभी चुनाव नहीं लड़े। चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। पार्टियां हर मोर्चे पर फील्डिंग जमाने का काम कर रही हैं, तो जनता को लुभाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और जल्द ही मध्य प्रदेश चुनावी रण के रूप में नजर आएगा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे की भी चुनौती होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, बीजेपी चुनाव प्रभारी के दौरे से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 2, एमपी में 2023 चुनाव दिल्ली से कंट्रोल होता नजर आएगा। सवाल नंबर 3, पार्टियों में जिम्मेदारियों को लेकर खींचतान की भी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली से मिलेगा दम। ये दिल्ली भी बड़ी ज़बरदस्त एक क्या कहें, राजधानी तो है ही देश की, लेकिन जितनी भी उत्तर भारत की प्रमुख पार्टियां हैं, ख़ासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, जो अब राष्ट्रीय पार्टियां लंबे समय से हैं, एक तो 135 साल से ज़्यादा हो गया और दूसरी पार्टी भी आप कह सकते हैं कि करीब करीब 7 दशक देख चुकी है, पहले जनसंघ और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में। और इन दोनों ही पार्टियों की जो गर्भनाल जुड़ती है वो दिल्ली से जुड़ती है, क्योंकि दोनों के मुख्यालय, राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्यालय दिल्ली में है और हर चुनाव में दिल्ली एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और मध्य प्रदेश के चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, दिल्ली से उनका भी एक बड़ा अभिन्न और एक ऐसा संबंध भी होता है कि देखें वहाँ से क्या निर्देश आते हैं, अब क्या कहा जाता है, अब कैसे आगे बढ़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ तो घोषित तौर पर 2 प्रभारी दिल्ली से इसी रूप में दिए गए हैं कि दिल्ली आपसे अप टू डेट, आपसे अपडेट भी रहेगी और आपको अप टू डेट रखने के लिए भी आपके सामने 2 प्रतिनिधि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के आपके साथ काम करेंगे। तो बीजेपी के लिए तो बहुत साफ है तस्वीर। कांग्रेस में ज़रूर एक वरिष्ठतम नेता हैं कमलनाथ जी, 4 दशकों से अधिक का अनुभव है उनका राजनीति का, तो उनके लिए अभी कोई ऐसा निर्देश नहीं है। फिर भी जेपी अग्रवाल साहब हैं, तमाम बड़े नेता हैं, और प्रियंका गांधी भी हैं जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही। तो दोनों पार्टियां पूरी ताकत से जुटने जा रही हैं और अपनी अपनी शैली, अपनी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं
बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। उनके साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। तो नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डबल इंजन का वही नारा जो गूंजता रहा है इसके पहले, मध्य प्रदेश में भी बहुत ताकत से गूंजेगा। इसी के साथ स्लोगन्स की तैयारी हो गई है, नारों की तैयारी हो गई है। ये भी समझा जा रहा है कि इस बार फोक शैली में जो लोक गायक हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की तरफ से होने जा रही है और कुछ प्रचार सामग्री में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। और उधर कांग्रेस की तरफ से कहूँ या जो लोक गायिका हैं कि एमपी में काबा, उनका गीत भी कूद पड़ा है मध्य प्रदेश के चुनावी समर में। तो अब धीरे धीरे मैं नहीं कहूँगा, अब मैं ये कहूँगा मनोज जी कि बड़ी तेज़ी से चुनाव मोड में जा रहा है एमपी। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली से मिलेगा दम नहीं, अब तो किसमें कितना है दम, ये शुरू हो गया शरद जी। और दोनों ही तरफ से, जैसा आप भी कह रहे हैं, लोक कला, लोक संगीत, लोक गीत इस बार चुनाव में सब दिखने वाले हैं और सब अपने अपने तरह से। आप देखिए, दोनों ही, भले ही कांग्रेस ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने तरह से करती है, या उसको कई बार हम देखते हैं कि जो जब कभी प्रोग्राम किए जाते हैं तो इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि वो तो सिर्फ एक प्रोग्राम लेकर आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब दोनों ही दल उसी लाइन पर बढ़ रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी टीमें तैयार हो गई है। आप देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 31 मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की और बूथ विस्तारक जो सांसद विस्तारक आए वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पातालकोट में जाकर एक बैठक की और ये कहा कि हमें छिंदवाड़ा को फतेह करना, और छिंदवाड़ा को फतेह करना यानी 7 सीट के साथ लोकसभा भी है। इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने जा रही है। भूपेंद्र यादव यहाँ पहुँच रहे हैं और अश्विनी वैष्णव। तो अब वो ये देखने वाले हैं कि आपकी जो प्रोग्राम देकर गए थे अमित शाह जी, कहाँ तक पहुंचा। उसके दूसरे दिन एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में लगभग सारी चीज़ें फाइनल हो गई है कि कहाँ से संकल्प यात्रा निकलना है, संकल्प यात्रा कहाँ से कौन अगुवाई करेगा। जैसे चंबल ग्वालियर की बात करें तो हो सकता है कि वहाँ से आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया नज़र आए, मालवा से कैलाश विजयवर्गीय नज़र आए, बीडी शर्मा महाकौशल में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह की पूरी तैयारियां कर ली गई है और इसी तरह की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से भी है। पर यह जरूर है कि ये चुनाव बहुत अलग इसलिए है कि दोनों की तैयारियां जुदा है, वैसी नहीं है कि आप कोरी तौर पर या फौरी तौर पर कह दें। जमीन पर भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ पसमानदा की बात भी बीच में आ गई। सर बिल्कुल मनोज, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव 2018 का अनुभव इतना ज़बरदस्त से दोनों पार्टियों पर इतना गहरा प्रभाव है कि ऐसी विरोधाभासी खबरें आती हैं कि गुरु मालवा निमाड़ पक्को होगा, गुरु कौन कछु चिंता नहीं करनी, और फिर एक कॉन्ट्राडिक्ट, सर बहुत मुश्किल हो रही है, नया एक समीकरण डेवलप हो गया है, लाडली बहना ने बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, वो ठीक कर लिया, जे कौन सा घोटालो आ गो, जे परेशान कर रहा हो साहब, अच्छो भलो चल रहा हो तो सब। तो ये जो चुनौतियां हैं, यही राजनीति की चुनौतियां हैं, यही आपके ब्लड प्रेशर को एकदम से स्काई रॉकेटिंग कर देती हैं। और ये चुनौतियां ही रियल मीनिंग में चुनाव की चुनौतियां। मेरे साथ जो 2 मेहमान हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं और उन्होंने खूब, मैं तो बहुत शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन रक्तचाप ऊंचा नीचा होता है चुनाव में और चुनावी राजनीति में। किस तरह से देखते हैं अवनीश जी? हालांकि कांग्रेस बड़ी संतुलित, ठहर के, थम के चल रही है, ना अतिरिक्त उत्साह दिखा रही है। बीजेपी के विरुद्ध भी जो मुद्दे तथाकथित रूप से सामने आते हैं, और ऐसा लग रहा है कि होमवर्क 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 इसी में डूबी हुई है कांग्रेस। देखिए सर जी, सबसे पहले आप ये देखें, कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश की राजनीति में मतलब एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने से आपने खुद देखा हुआ शरद जी कि दिल्ली की जो दौड़ें थी नेताओं की वो खत्म हो गई। उनको मालूम है जो कुछ निर्णय होना है मध्य प्रदेश में, यहाँ से चाहे टिकट हो या कोई भी हो, वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और ये जो हमारे 3-4 जो वरिष्ठ नेता, इनके समन्वय से ही होना है। और जो हमारे जो प्रभारी हैं, जो अग्रवाल साहब, इन सबके उस समन्वय से होना है। तो आप देखें शरद जी, ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत एक अलग तरह का चुनाव है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। आपको याद होगा कर्नाटक में भी कई सारे भाजपा ने मसाले डालने का प्रयास किया कई साल, लेकिन जनता ने वो सारी चीज नकारी, क्योंकि अब जो है कहते ना सर जी, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। कभी भी इस देश की आवाम ने ये नहीं सोचा था, क्योंकि जब मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो बहुत सारी मूल मुद्दों की चीजें लेकर आए थे। कई सारे बड़े बड़े कांग्रेसी भी थे जो उनकी बातों से सहमत थे कि हाँ
पेट्रोल 20 रुपए लीटर बिकना चाहिए, हाँ LPG सिलेंडर इतने का, हाँ 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष होना चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे थे शरद जी, और अब जनता ये महसूस करती है, क्योंकि देखिए आप कि अब आगे क्या, आगे क्या। और ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही कि मोदी जी हर हफ्ते आ रहे हैं, अमित शाह साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन उसी बीच में आप देखें कि भाजपा में गठजोड़, मतलब एक कहते गतिरोध, आप देखें जबरदस्त गतिरोध देखने को मिल रहा है। केपी यादव साहब सिंधिया जी को मंदबुद्धि बता देते हैं, या कैलाश विजयवर्गीय जी भी कुछ कह देते हैं, तो उमा भारती जी अलग एक ट्रैक पे जाती। इससे साबित होता है कि भाजपा कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और उसके बीच ये निरंतर घोटालों का, अनियमितताओं को उजागर होना, ये पटवारी घोटाला कोई आसान काम नहीं है। मैं शिवराज जी का ये कहूंगा कि शिवराज जी ने उसको भांपते हुए नियुक्तियों पर रोक लगाई, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता नरोत्तम मिश्रा जी तो ऐसे आतुर हो रहे हैं, ऐसे बयान पर बयान दे रहे हैं, पटवारी की भर्तियों का ऐसे बचाव कर रहे हैं उस कॉलेज का, बड़े इंस्टीट्यूशन का, कि जैसे नरोत्तम मिश्रा जी का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया हो। ऐसा लग रहा है कि दो नेताओं के बीच में, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी के बीच में एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है शरद जी, कि शिवराज जी उन नियुक्तियों पर रोक लगा रहे हैं और नरोत्तम जी निरंतर आज दिन में 3 बाइटें दी, 3 बार चर्चा की उन्होंने, और तीनों बार ट्विटर पे अपलोड है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी मूल मुद्दों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो अपनी ही सत्ता की लड़ाई, पद की लड़ाई में अटक कर रह गई है। और ये बात सही है, जो 2 प्रभारी आए हैं पूरी तरह क्या कथित रूप से इसी पर डिपेंड करेंगे आप जी, इसी पर डिपेंड सर करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि हमारे आपकी अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ, ये सब तो चलता रहेगा सर। मैंने शुरुआत, सर देखिए जी, राजनीति में अगर आप विपक्ष में हैं तो सबसे पहले आपको सत्ता पक्ष की आपको कमजोरियां उजागर करना चाहिए जनता के सामने। आपको बताना चाहिए कि इन मुद्दों पर ये पार्टी, सत्ता पक्ष पूरी तरह से भी बात होनी चाहिए। और सर हमने तो पहले ही कहा कि हमारी पार्टी में आप देखें कमलनाथ जी, जेपी अग्रवाल साहब, दिग्विजय सिंह जी के समन्वय से हमारे यहाँ आप देखें दिल्ली की दौड़े बंद हैं। जो कुछ निर्णय होना ठीक है, दिल्ली का नित्य तारा प्रियंका जी, राहुल जी निरंतर उनके दौरे होंगे, और कई सारे आप नेता, खड़गे साहब भी आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है निर्णय जो होना है भोपाल से ही होना है, इन सब नेताओं के समन्वय से होना है। क्योंकि वो हम देखिए शरद जी, हम विपक्ष में हैं, हम बड़े बड़े इवेंट कहाँ से कर पाएंगे? जो बड़े बड़े इवेंट सत्ता पक्ष कर रहा है, लेकिन उनके साथ कमिटमेंट नहीं है शरद जी, कि ये कहते हैं कि हम संविदा कल्चर खत्म कर रहे हैं, अगले दिन एक विभाग में संविदा कर्मियों की नियुक्तियों की वैकेंसी निकल आती, मतलब आप में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय कई बातें कर रहे हैं, और इनकी जो एक जिसको कहते हैं कटाक्ष शैली की बात यह है कि हमारे यहाँ तो दिल्ली की दौड़ बंद है, आपके यहाँ से दिल्ली से लगातार यातायात धड़ाधड़ और महत्वपूर्ण VIP, अति महत्वपूर्ण नेताओं का आना जाना जारी है, बल्कि 2 दिल्ली के प्रभारी भी मध्य प्रदेश में और अतिरिक्त रूप से अपना दायित्व संभालेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि जो लोग राजनीति के इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं वो ये जानते हैं कि जहाँ केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है उस पार्टी का पतन सुनिश्चित हो जाता है। जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने भी पिछले 2-3 हज़ार साल का इतिहास पढ़ा, वो समझते हैं कि जब केंद्रीय सत्ता जिसकी कमज़ोर हो जाती है वो पार्टी ख़त्म। तब कांग्रेस पार्टी कितनी दावा कहे कि इनकी क्वालिफिकेशन हो गई है, कि इनकी केंद्रीय सत्ता के पास कुछ नहीं है, और कमलनाथ जी ने सब कुछ, सारी ताकत अपने में संजो ली है, और प्रियंका जी या राहुल जी या सोनिया जी या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी उसमें दखल देने की स्थिति में नहीं है। तो ये कमलनाथ जी का तानाशाही पूर्ण रवैया हो सकता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने बाकी कार्यकर्ताओं को, बाकी नेताओं को ज़ीरो कर दिया है, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे दखल नहीं कर सकता। और जेपी अग्रवाल ने बीच में कुछ बयानबाजी करने की कोशिश की तो वो खुद डिस्प्यूट में अगर खुद पीछे हट गए कुछ कदम। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की रणनीति कुल मिला के कमलनाथ है, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति एक बहुत विविधता भरी चीज़ होती है। एक चुनाव है 2023 के, उसमें 230 सीटों पर चुनाव होना है। 230 सीटों का जो चरित्र है, 230 पे जो मुद्दे होंगे, बहुत सारी हज़ारों तरह की चीज़ें हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई एक व्यक्ति इन सारी चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है और चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है या सारी चीज़ें देख सकता है। एक टीम वर्क से सारा काम होता है, और टीम वर्क जैसा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से परंपरा है। हम बूथ के जरिए काम करते हैं, मंडलों के जरिए काम करते हैं, जिलों के जरिए काम करते हैं, संभागों के जरिए काम करते हैं, प्रदेश का नेतृत्व रहता है। लेकिन इसके ऊपर भी, क्योंकि खिलाड़ी कितने बड़े बड़े हों, कोच अगर ठीक नहीं होगा, मार्गदर्शन करने वाला ठीक नहीं होगा, तो अच्छे खेल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और इसीलिए कोच की भी पर्याप्त व्यवस्था, आपके यहाँ कोच की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन अच्छी जितनी जरूरत होगी उतनी बढ़ेगी जी जितनी जरूरत होगी। मुख्य बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आना, कोच कितने भी हो सकते हैं। जी जी जी, वाह वाह। तो अधिक से अधिक मेडल
और अधिक से अधिक कोच, ये बीजेपी का लक्ष्य है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ज़रूर। हाँ मनोज जी, अगर एक दीपक जी ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि हम जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं, अपना जो भी हमारा अप्रोच है वो पूरी ताकत से हम उस काम में जुटे हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी जिस तरह से इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने पत्ते अंतिम 1-1.5-2 महीने पहले चुनाव के अपनी रणनीति और अपना हमलावर स्वरूप खुला करती है, और जो भी मुद्दे उसको उठाने हैं उनकी झलक भी उसी समय हमें मिल जाती है। तो आप जिस तरह भूपेंद्र यादव जी की बड़ी ख्याति हमने सुनी है कि एक संगठनात्मक दृष्टि से बड़े मजबूत नेता हैं, हालांकि दिग्विजय सिंह जी चुटकी ले रहे थे कि दोनों का चुनावी अनुभव नहीं है, यानी उच्च सदन के सदस्य हैं, इसलिए वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भूपेंद्र जी का मध्य प्रदेश के नेताओं से कनेक्ट बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय राजनीति में सारे मध्य प्रदेश के नेता उनसे मिलते रहे, मिलनसार हैं और उतने ही टफ टास्क मास्टर भी माने जाते हैं। एक और उसमें जुड़ा हुआ है सर, ओबीसी, और इसीलिए भूपेंद्र यादव को यहाँ पहुंचाया गया है क्योंकि ओबीसी का जो वोटर है वो 52% है और इसीलिए नज़र भी उस पर है। दूसरा नंबर जो आता है वो युवाओं का आता है, इसलिए अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुँचे। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जो तैयारी की है टीम की, जो 13 लोगों की टीम है उसमें ये सब चीज़ें आपको नज़र आने वाली। जहाँ तक बात करें, आप 2018 को याद की, 2018 में धर्मेंद्र प्रधान यहाँ की जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन इस तरह का पूरा एक वो तैयार नहीं हुआ था। संबित पात्रा थे, इस बार गौरव भाटिया के साथ 2 और प्रवक्ता यहाँ दिखाई देने वाले हैं, शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला और दूसरे गुरचरण सिंह, वो एक इंदौर में रहने वाले, एक ग्वालियर चंबल में रहने वाले। तो आप पूरी रणनीति को समझिएगा कि मीडिया के बतौर भी क्या बातें जाना है, कौन सी चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है, तो वो उस तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये कल परसों में सब बहुत कुछ आपके सामने आने वाला। और कांग्रेस ने शायद इसी चीज़ को समझ लिया है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एक अभी बैठक भी हुई है कांग्रेस के भीतर भी, उसमें ये कहा गया कि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, जो मेरे पास जानकारी है, उन पर नज़र रखना और कांग्रेस पर नज़र बीजेपी को रखना, ये भी दिल्ली से कहा गया है। इसीलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है शरद जी। यही तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हर एक घटना को लेकर, जो राजनीतिक घटना है, चाहे वो कोई विवाद हो या बीजेपी से जुड़ा मसला हो और कुछ मुद्दे हों, तो हम देखते हैं कि अब प्रियंका जी और राहुल जी का ट्वीट तुरंत मध्य प्रदेश को लेकर, उनका ट्विटर हैंडल सुपर सेंसिटिव है। क्या बुंदेला साहब बिल्कुल ठीक है ये बात? तो देखिए सर, मैंने पहले ही कहा ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश का ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम 18 साल से सत्ता से बाहर हैं। ठीक है, बीच में 15 महीने एक दौर रहा, लेकिन शायद जी लंबे समय से जब हम बाहर हैं तो ये मान लें कि पूरे सभी का एक फोकस्ड है इस चुनाव पर। और आप देखें शरद जी कि मूल मुद्दों से कनेक्ट करने के लिए, जो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैं अब कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या है, जैसे आप देखें जो हमारे जितने प्रकोष्ठ थे, जितने हमारे मोर्चे थे शरद जी, आप देखें सभी के कार्यकर्ता, सभी के पदाधिकारी प्रदेश के हर स्तर पर छोटे छोटे शहरों में, गाँव में काम कर रहे हैं। उससे खास बात यह है कि जो मूल समस्या हैं, जो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में भी नहीं आ पाती शरद जी, वो चीज़ निकल कर आ रही है, एक इन्फॉर्मेशन जो आती है। उससे खास बात यह है कि आप अपने वचन पत्र बनाने में, जनता की आवाज़ उठाने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ये कहूँगा कि ये कमलनाथ जी का इफेक्ट है, क्योंकि सारे आप देखें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में सारे पदाधिकारी, सारे मोर्चे, सारे संगठन, सारे प्रकोष्ठ भरे हैं और सभी पर कार्यकर्ता बाकायदा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, क्योंकि सब में एक उम्मीद है, सबका विश्वास है माननीय कमलनाथ जी में, इसलिए ये बड़े अच्छे से हो पा रहा है। मतलब ये मैं कहूँगा ये शरद जी हमारी स्ट्रेंथ है। बाकी देखिए सत्ताधारी पार्टी है, ये हमारा काम है शरद जी कि निरंतर जिस तरह की अनियमितताएं और जिस तरह की गुटबाजी उनकी पार्टी में देखने को मिल रही है, आप खुद बताएं क्या ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके यहाँ सारे अंडे एक ही बास्केट में रखें। बीजेपी ने अपने अंडे अलग अलग करने की कोशिश की है, दोनों की रणनीति इस मामले में भिन्न है। आप कहते हैं कि कमलनाथ जी ही सब कुछ रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, और बीजेपी शायद इस बार मान रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री की छवि के साथ हम और भी अपने सेनानी या कोचेस की संख्या बढ़ा दें तो इससे हमें फ़ायदा होगा। सर अभी भी भाजपा कन्फ्यूजन की स्थिति में है, अभी भी पूरी तरह से आप नहीं कह सकते
कि क्या कल निर्णय हो कि चुनाव शिवराज जी के फेस पर लड़ा जाएगा, मोदी जी के फेस पर लड़ा जाएगा। और ये बात कई बार आ भी चुकी है, ये तो बीच में। तय है साहब, दोनों के फेस पर नहीं, है चुनाव। मैं सर जी। वही निवेदन कर रहा हूँ, जी। लेकिन कांग्रेस में कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, ये आपको मानना। और लेकिन जोखिम नहीं है, सारे अंडे एक ही बास्केट, कमलनाथ सर जी, कमलनाथ जी, कमलनाथ जी। ये मान लें सर कि देखिए, जब आपके पास एक बहुत अच्छा फेस होता है, एक बहुत अच्छा प्लेयर होता है, तो मैं मानता हूं अगर आप उस पर डिपेंड हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसके नेतृत्व में आपको भरोसा होना चाहिए। देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ने के पहले सबसे पहले आपको अपने सेनापति की ताकत का एहसास होना चाहिए, अपने सेनापति में भरोसा होना चाहिए। किसी भी सेना को सर जी, तो वो सेना कुछ भी कर सकती, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। तो मैं ऐसा मान के चल, आपकी सेना के कुछ सेनानी पहले थोड़ा सा 1-2 महीने पहले थोड़े स्वर उनके अलग थे। देखिए, मैंने क्या कहा शरद जी। जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बताएं भारतीय जनता पार्टी में तो सीधा सिंधिया जैसी शख्सियत को मंदबुद्धि अगर कोई व्यक्ति कह दे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भाजपा में कहीं भी संगठन दिखता है, मुझे कैडर दिखता है या अनुशासन दिखता है इस तरह की। आपके मित्र कह रहे हैं, आपके अनुज राजनीतिक मित्र आपके कह रहे हैं कि मत भिन्नता आपके यहाँ अधिक स्पष्ट है इस बार, नेताओं को लेकर टीका टिप्पणी भी है। खैर केपी यादव जी का एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सब एकजुट है, लेकिन आपके यहाँ वो एकजुटता का संचार नहीं है, ऐसा आरोप है उनका। देखिए, ऐसा है कि बहुत समय नहीं बीता है, 1 महीना भी नहीं बीता है। अजय सिंह जी ने क्या कुछ कहा था कमलनाथ जी के संबंध में, बहुत समय नहीं बीता है जब अरुण यादव जी को राहुल गांधी जी की यात्रा के बीच में जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था, निमाड़ और मालवा की। तो कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, कांग्रेस के पार्टी के वो नेता जो कमलनाथ जी की तानाशाही से परेशान हैं, और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कमलनाथ जी पर डिपेंड होके कि वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस पार्टी की ताकत इस तरह कभी नहीं रही है। हर पार्टी का एक अलग तरह का डीएनए होता है, एक वर्किंग होती है। कांग्रेस पार्टी 6 छत्रपों के जरिए संचालित होती रही है। अब इसमें अगर कोई सोचे कि एक तरीके से संचालित कर ले तो बाकी 5 क्या करने वाले हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी समझती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि भाजपा जो हर दिन नए प्रयोग करती है, नए तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो जो फ्यूज़न है उसको एक कन्फ्यूज़न समझते हैं। तो मैं समझता हूँ फ्यूजन और कन्फ्यूजन का फर्क जिस दिन कांग्रेस पार्टी को समझ में आ जाएगा तो ये लोकतंत्र में कुछ पैर रख पाएंगे। अभी इनको फर्क ही समझ में नहीं आता कि फ्यूजन क्या और कन्फ्यूजन क्या है। तो हमारा जो नई चीज वैल्यू एडिशन हम करते हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने जा रही है। कांग्रेस कि फ्यूजन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और कंफ्यूजन का फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो है बहुत ही गड़बड़ परिणाम लेकर आता है। सर कर्नाटक में भी 200 पार करने वाले थे ये लोग सर। चलिए मैं समाप्त करूंगा, लेकिन इतना तय है कि बहुत जरूरत पड़ रही है इस बार। एक सरप्राइज फैक्टर दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव के ठीक पहले सरप्राइज फैक्टर, यानी आपकी रणनीति का सरप्राइज फैक्टर। आप एकदम से अपनी रणनीति को जब यू टर्न पे ले जाते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को हक्का बक्का कर देते हैं। कर्नाटक का और हिमाचल का उदाहरण ये बताता है कि कांग्रेस की निर्भरता लोकल लीडरशिप पर है। लोकल, यहाँ कमलनाथ जी लोकल नहीं है, वो राष्ट्रीय फलक के राजनेता हैं, लेकिन बीते 5 साल से वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल खूंटा गाड़ कर डटे हुए हैं। और बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश की तरह और कर्नाटक और हिमाचल की तरह है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा है जो बहुत ही लोकप्रिय चेहरा माना जाता है, और उसी के साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे मास कनेक्ट वाले लीडर हैं शिवराज जी, जिनकी जनपैठ को कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो टक्कर दरअसल इसकी भी है कि प्रधानमंत्री की छवि, मुख्यमंत्री की छवि और उसके साथ कमलनाथ जी और स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस की घेराबंदी। देखते हैं किस में कितना है दम। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत शुक्रिया बुंदेला साहब, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा और कितना बदलेगा। नमस्कार।